नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑन सीसीएस, सीसीए डिसिप्लिनरी एंड कंडक्ट रूल्स पार्ट 11। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS and other examinations। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 201। Is there any provision for imposition of two penalties at a time for any one misconduct under CCS CCA rules? हिंदी अर्थ देखते हैं। क्या सीसीएस सीसीए नियमों के तहत किसी एक कदाचार के लिए एक बार में दो दंड लगाने का कोई प्रावधान है? ऑप्शन देखते हैं। ए नो, बी यस, सी ओनली वन, डी नो लिमिट। करेक्ट आंसर इज बी यस। Question number 202. A disciplinary authority imposed a penalty withholding of next increment for a period of 3 years on Mr. X wide punishment order dated 1 September 2021 specify the number of increments to be withheld। एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दंड आदेश दिनांक 1 सितंबर 2021 के तहत श्री एक्स पर 3 साल की अवधि के लिए अगली वेतन वृद्धि को रोकने के लिए जुर्माना लगाया। रोकी जाने वाली वेतन वृद्धि की संख्या निर्दिष्ट करें। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 4, डी 3। करेक्ट आंसर इज डी 3। 1 सितंबर 2021 को पेनल्टी लागू हुई है, इम्पोज्ड हुई है और उसको 2021 के जो भी इंक्रीमेंट है वो मिल चुके हैं। तो अगली वेतन वृद्धि है वो 2022 और 2023, 2024 तक की वेतन वृद्धि उसकी रुकेंगी। सही उत्तर हो रहा है डी। Question number 203. A government servant who faced departmental proceeding was allowed to appear in departmental examination and has passed the examination also. Can he be promoted? विभागीय कार्रवाई का सामना करने वाले एक सरकारी कर्मचारी को विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई और उसने परीक्षा भी उत्तीर्ण की। क्या उसे पदोन्नत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही है और उसने परीक्षा देने की अनुमति मांगी, अनुमति है उसको मिल चुकी है और परीक्षा पास भी कर ली है। तो क्या उस परीक्षा में उसको प्रमोट किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए यस, बी नो, सी यस आफ्टर ही इज कंप्लीटली exonerated, डी नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। करेक्ट आंसर इज सी यस आफ्टर ही इज कंप्लीटली exonerated। मतलब उसको अगर दोष मुक्त कर दिया जाएगा तो उस परीक्षा में उसको पदोन्नत किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। सही उत्तर हो रहा है सी। Question number 204. Whether the President of India is empowered to impose penalties on a government servant under Rule 11 of CCS CCA rules। क्या भारत के राष्ट्रपति को सीसीएस सीसीए नियमों के नियम 11 के तहत एक सरकारी कर्मचारी पर दंड लगाने का अधिकार है या नहीं है? ऑप्शन ए ओनली मेजर पेनल्टीज, बी नो, सी यस एनी ऑफ द पेनल्टीज, डी ओनली माइनर पेनल्टीज। करेक्ट आंसर इज सी यस एनी पेनल्टीज। भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसी कर्मचारी पर रूल 11 के तहत जो कि सीसीएस सीसीए रूल्स के तहत आता है, किसी भी तरीके की पेनल्टी है वो लगाई जा सकती है। और जल्दी से बता दीजिए कमेंट में रूल 11 के तहत क्या मेजर पेनल्टी लगती है या माइनर पेनल्टी लगती है। जल्दी से बता दीजिए मेजर पेनल्टी होंगी या माइनर पेनल्टी होंगी, ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 205। फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर द पावर्स दैट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय एन ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म द करंट ड्यूटीज ऑफ एन अपॉइंटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है जिसे किसी नियुक्ति के वर्तमान कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, बी फाइनेंशियल पावर्स, सी स्टेटरी पावर्स, डी टेक्निकल पावर्स। करेक्ट आंसर इज सी स्टेटरी पावर्स। वो स्टेटरी पावर्स का उपयोग नहीं कर सकता है। सही उत्तर हो रहा है सी। Question number 206. Under what circumstances can the competent authority not function as the disciplinary authority in respect of an official? किसी अधिकारी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी किन परिस्थितियों में अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? कौन सी परिस्थितियों में अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग हिज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, बी ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग ए विटनेस इन सपोर्ट ऑफ द चार्जेज इन द केस, C on account of his appointment as presenting officer,
D. On account of his inquiry officer in another case. Correct answer is B. On account of being a witness in support of the charges in the case. अगर वो कोई विटनेस के रूप में कार्य कर रहा है, विटनेस उसको बनाया गया है कोई भी अनुशासनिक प्राधिकरण में, तो वहां पर अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं हो सकता, वो विटनेस के रूप में ही कार्य करेगा। सही उत्तर हो रहा है बी। Next question 207. A penalty under Rule 11 can be imposed only by. नियम 11 के तहत केवल किसके द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए अपीलाट अथॉरिटी, बी रिव्यूइंग अथॉरिटी, सी एनी अदर अथॉरिटी, डी पनिशिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। करेक्ट आंसर इज डी। पनिशिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो रूल 11 के तहत जितनी भी पेनल्टीज है वो इम्पोज कर सकता है एलिज्ड पर्सन के ऊपर। सही उत्तर हो रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 208. कैन ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इम्पोज द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल 11 इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट? क्या कोई अनुशासनिक प्राधिकारी जो नियम 11 में निर्दिष्ट दंड लगाने में सक्षम नहीं है, किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि नियम 11 के तहत वो पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता, तो क्या वो अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है या नहीं कर सकता? ऑप्शन ए कॉम्पिटेंसी ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, बी यस, सी नन ऑफ द अबव, डी नो। करेक्ट आंसर इज डी नो। प्राधिकारी सक्षम नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगा सकता, तो वो अनुशासनिक कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकता, अनुशासनिक कार्रवाई उसके खिलाफ कर्मचारी के नहीं कर सकता। इसको हम अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं मान सकते क्योंकि वो पेनल्टी नहीं लगा सकता है, तो ये नहीं होगा। सही उत्तर हो रहा है डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 209. When can the disciplinary authority inquire into truth of any imputation of misconduct or misbehavior against a government servant? अनुशासनिक प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कदाचार या दुर्व्यवहार के किसी भी आरोप की सत्यता की जांच कब कर सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए व्हेन देयर इज ए ग्राउंड एस्टेब्लिश्ड, बी व्हेन देयर इज एन एनोनिमस कंप्लेंट रिसीव्ड, सी कैन इंक्वायर इवन व्हेन देयर इज नो ग्राउंड एस्टेब्लिश्ड, डी ऑन एन ओरल कंप्लेंट रिसीव्ड। करेक्ट आंसर इज ए व्हेन देयर इज ए ग्राउंड एस्टेब्लिश्ड। पृष्ठभूमि बन चुकी है तो वो कार्रवाई कर सकता है। सही उत्तर हो रहा है ए। Question number 210. Who is competent to hold an inquiry when there is a complaint for sexual harassment? यौन उत्पीड़न की शिकायत होने पर जांच करने के लिए कौन सक्षम हो सकता है? ऑप्शन ए कंप्लेंट कमेटी एस्टेब्लिश्ड इन मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट ऑब्लिक ऑफिस, बी हेड ऑफ ऑफिस, सी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डी ए विजिलेंस कमेटी ऑफ द डिपार्टमेंट। करेक्ट आंसर इज ए कंप्लेंट कमेटी एस्टेब्लिश्ड इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस। कोई भी कमेटी बनाई जाएगी, वहां पर यौन उत्पीड़न के लिए कमेटी तैयार होगी कोई भी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में या ऑफिस में, और वही इंक्वायरी कर सकते हैं अगर सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस आता है। सही उत्तर हो रहा है ए। Question number 211. Where it is proposed to hold an inquiry against a government servant under Rule 14 and Rule 15, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up. जहां नियम 14 और नियम 15 के एक तहत एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने का प्रस्ताव है, अनुशासनिक प्राधिकारी तैयार करेगा या तैयार करवाएगा? क्या चीज है? ऑप्शन ए द सब्सटेंस ऑफ द imputation of misconduct or misbehavior into definite and distinct article of charges, b the substance of article of charge against the government servant, c the substance of the penalty to be awarded, d the substance of evidence to be recorded. Correct answer is a the substance of imputation of misconduct or misbehavior into definite and distinct article of charges। वहां निश्चित आर्टिकल में चार्जेज हैं वो इम्पुटेशन के लिए होंगे, निश्चित चार्ज वहां पर बताने होंगे कि जो चार्जेज है कौन सी आर्टिकल पर किस नियम के तहत लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से ए उत्तर है वो सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 212. Under which rule the disciplinary authority shall act after recording its finding on each charge, taking such evidence as it may think fit? किस नियम के तहत अनुशासनिक प्राधिकारी प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद ऐसे साक्ष्य के रूप में कार्य करेगा जो वह उचित समझे? ऑप्शन ए रूल 14,
ऑप्शन बी रूल 15, सी रूल 11, डी रूल 13। करेक्ट आंसर इज बी, रूल 15। रूल 15 के तहत ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि चार्जेज है वो लगाए जा रहे हैं, कौन से एविडेंसेज है वो कलेक्ट किए जाने हैं। तो सही उत्तर हो रहा है बी। Question number 213. In the event no defense statement is given, the disciplinary authority may itself inquire or appoint an inquiry authority to inquire whether this is correct. यदि कोई बचाव वक्तव्य नहीं दिया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं पूछताछ कर सकता है या पूछताछ के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है। क्या ये सही है? ऑप्शन ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट, सी कैन नॉट अपॉइंट इंक्वायरी अथॉरिटी, डी विदाउट डिफेंस स्टेटमेंट नो इंक्वायरी कैन बी कंसिडर्ड। करेक्ट आंसर इज ए करेक्ट, सही है, वो कर सकता है ऐसा, खुद भी पूछताछ कर सकता है। उसने अगर कोई नियुक्त नहीं किया है और अगर इंक्वायरी करनी है तो वो जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। सही स्टेटमेंट है। Question number 214. The disciplinary authority, where he is not the inquiry authority, shall not forward to the inquiry authority dash. अनुशासनिक प्राधिकारी जहां वह जांच अधिकारी नहीं है, जांच प्राधिकारी को अग्रेसित नहीं करेगा। क्या चीज नहीं करेगा? ऑप्शन ए कॉपी ऑफ द आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड द स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, बी ए कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस if any referred to in sub rule 3, C a copy of the order of appointing a presenting officer, D a written brief of the case with directions for conducting inquiry. Correct answer is D a written brief of the case with directions for conducting inquiry. ये written brief नहीं देगा कि आपको कैसे इंक्वायरी करनी है, आगे कैसे क्या कार्यवाही करनी है, क्योंकि जांच प्राधिकारी है वो जांच करके और अनुशासनिक प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। सही उत्तर हो रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 215. What is the maximum time allowed oblique awarded to a government servant to appear before inquiry authority after the receipt of article of charge by the inquiring authority? जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्राप्त होने के बाद एक सरकारी कर्मचारी को जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए अधिकतम समय की अनुमति प्रदान की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए 10 वर्किंग डेज, बी 7 डेज, सी 30 वर्किंग डेज, डी 3 डेज। करेक्ट आंसर इज ए 10 वर्किंग डेज। 10 दिनों के अंदर उसको जो भी उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं अपना लिखित डिफेंस है वो सबमिट कर सकता है, अपने पक्ष में वो कोई भी दस्तावेज है प्रतिवेदन है वो दे सकता है। सही उत्तर हो रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 216. इफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड is not a legal practitioner, then can the government servant engage a legal practitioner as defense assistant? ये भी फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। हिंदी अर्थ देखते हैं। यदि नियुक्त प्रस्तुत अधिकारी या प्रेजेंटिंग ऑफिसर विधि व्यवसायी नहीं है तो क्या सरकारी सेवक किसी विधि व्यवसायी को रक्षा सेवक के रूप में नियुक्त कर सकता है? ऑप्शन ए यस, बी नो, सी अपॉइंटमेंट ऑफ डिफेंस असिस्टेंट इज द चॉइस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज बी नो। प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो सरकारी कर्मचारी है वो भी डिफेंस असिस्टेंट लीगल प्रैक्टिशनर को नियुक्त नहीं कर सकता है। और अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर लीगल प्रैक्टिशनर है तो वो कर सकता है। सही उत्तर हो रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 217. हाउ मेनी केसेस कैन बी पेंडिंग विद ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एक्टिंग एज डिफेंस असिस्टेंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर चार्ज? प्रभारी सरकारी कर्मचारी के रक्षा सहायक के रूप में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी के पास कितने मामले लंबित हो सकते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कोई सरकारी कर्मचारी अगर डिफेंस असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहा है तो एक बार में उसके पास में कितने केसेज हैं वो लंबित हो सकते हैं, वो कितने असिस्टेंस दे सकता है? ऑप्शन ए 2 केसेज, बी 4 केसेज, सी 3 केसेज, डी 5 केसेज। करेक्ट आंसर इज सी 3 केसेस। अगर सरकारी कर्मचारी है तो वो 3 केस एक साथ में देख सकता है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर वो रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कितने केसेस हैं वो देख सकता है, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 218. What is the time limit for furnishing the copies of document to the government servant on his application before the commencement of the examination of witness? गवाह की परीक्षा शुरू होने से पहले सरकारी सेवक को उसके आवेदन पर दस्तावेज प्रतियां प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है?
ऑप्शन ए 3 days, बी 5 days, सी 10 working days, डी नो टाइम लिमिट। करेक्ट आंसर इज 3 days। 3 दिनों के अंदर वो दस्तावेज की कॉपियां हैं वो प्रस्तुत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 219, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स विच आर इन पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट रेफर्ड इन सब रूल 3। किसी भी दस्तावेज की खोज या प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है जो सरकार के कब्जे में है लेकिन उप नियम 3 में निर्दिष्ट सूची उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए विद इन 10 days, बी 7 days, सी विद इन 12 days, डी 5 days। करेक्ट आंसर इज ए विद इन 10 days। और T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 220, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिकेट द रेलेवेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई हिम टू बी डिस्कवर्ड और प्रोड्यूस्ड बाई द गवर्नमेंट। क्या कोई सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा खोजे जाने या पेश किए जाने के लिए उसके द्वारा अपेक्षित दस्तावेज की प्रासंगिकता बता सकता है। ऑप्शन ए यस, बी नो, सी नॉट रिक्वायर्ड, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज ए यस, बता सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एमसीक्यू ऑन सीसीएस, डिसिप्लिनरी एंड कंडक्ट रूल्स पर। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS and other examinations। इसी तरीके के आपके सिलेबस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। सारे वीडियोस देखिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और साथ में ही आप मेरे फेसबुक पेज नॉलेज मंडली को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर डेली अपडेट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।